नेतृत्व का मतलब सिर्फ सर्वश्रेष्ठ होना नहीं होता। नेतृत्व का मतलब होता है खुद सर्वश्रेष्ठ रहते हुए दूसरों को भी बेहतर बनाना। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। गोवा के प्रवास पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजभवन परिसर में चरक और सुश्रुत की प्रतिमाओं का करेंगे शिलान्यास। ICAR केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान का भी करेंगे दौरा। संकाय सदस्यों और वैज्ञानिकों से करेंगे बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान का करेंगे दौरा। बीकानेर के देशनोक में 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। देशनोक स्थित करणी माता मंदिर के करेंगे दर्शन। 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का भी करेंगे प्रधानमंत्री उद्घाटन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, हमारा लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत बनाना और इसके लिए सीमाओं पर शांति बेहद आवश्यक। विकास और प्रगति के लिए शांति अनिवार्य। शांति आती है शक्ति से। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सशक्त राष्ट्रवाद और निरंतर तैयारी जरूरी, कहा उपराष्ट्रपति ने। गोवा के मोरमुगांव बंदरगाह में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन कर राष्ट्र को किया समर्पित। नक्सलवाद को खत्म करना ऐतिहासिक उपलब्धि। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में शीर्ष माओवादी नेता बसवराजू समेत मारे गए 27 नक्सलवादी। प्रधानमंत्री ने कहा, हमें सैन्य बलों पर गर्व। सरकार नक्सलवाद के खतरे को खत्म करने के लिए है प्रतिबद्ध। गृहमंत्री ने की रक्षा बलों और एजेंसियों की सराहना। आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत से जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय झा के नेतृत्व में सर्वदलीय डेलीगेशन पहुंचा जापान। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में डेलीगेशन UAE के अबू धाबी पहुंचा। डेलीगेशन दुनिया के सामने भारत का आतंकवाद पर रखेंगे पक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री कई विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह करीब 11 बजे बीकानेर में देशनोक स्थित करणी माता मंदिर में दर्शन करेंगे। 11:30 बजे PM मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित देशनोक स्टेशन का उद्घाटन करेंगे और बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वो 26,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री पलाना में एक सार्वजनिक समारोह को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1300 से अधिक स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं के साथ पुनर्विकास उनका किया जा रहा है, जिन्हें क्षेत्रीय वास्तुकला को प्रतिबिंबित करने और यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। हम बता दें, इस योजना के तहत वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से प्रत्येक स्टेशन पर उस क्षेत्र के विशिष्ट उत्पादों जैसे आदिवासी हस्तशिल्प, स्थानीय हथकरघा, चिकनकारी, जरदोजी, मसाले, चाय, कॉफी और अन्य प्रसंस्कृत उत्पादों की बिक्री की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य भारत की पारंपरिक कला, संस्कृति और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना है। इसमें दिव्यांगजनों और कम गतिशीलता वाले यात्रियों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान भी दिया जा रहा है। वहीं सुगम्य भारत मिशन के तहत स्टेशन पर रैंप, ब्रेल साइनेज, लो हाइट टिकट काउंटर,
विशेष शौचालय, पीने के पानी के बूथ और लिफ्ट जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। साथ ही बेहतर रोशनी, हरियाली, शोर रहित ट्रैक और टिकाऊ निर्माण सामग्री का भी उपयोग किया जा रहा है, जिससे स्टेशन पर्यावरण के अनुकूल बन सके। राजस्थान में सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए 3 वाहन अंडरपास के निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण की आधारशिला भी प्रधानमंत्री आज रखने वाले हैं। वो राज्य में 7 सड़क परियोजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे। 4,850 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली ये सड़क परियोजनाएं माल और लोगों की सुगम आवाजाही में सहायक होंगी। वहीं बिजली और हरित तथा स्वच्छ ऊर्जा के विजन को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर और नावा, डीडवाना, कुचामन में सौर परियोजनाओं सहित विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला भी रखने वाले हैं। Honorable Prime Minister will inaugurate the first batch of 103 stations spread throughout the country from the land of Velar, Rajasthan, and here in Deshnok. And as you can see from the Deshnok station, everywhere our attempt has been to incorporate the local architecture, the cultural heritage of the area, so that the stations are built for 50 years, they can keep serving the people for the next 50 years. After this first batch of 103 stations, yes, before this, some of the stations have been inaugurated, about 8 stations have been inaugurated. After this large batch of 103 stations, another 100 stations will be ready in the coming 8 months. And then by 2027, about 500 stations will be ready. Many of them are small stations, many of them are medium-sized stations, and many are large-sized stations. And this will bring a fundamental change in the way our passengers, our public, they experience the air. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, हमारा लक्ष्य है कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र, विकसित भारत बने। इसके लिए प्रति व्यक्ति आय में 8 गुना वृद्धि बेहद आवश्यक है और ये तभी संभव है जब हमारी सीमाओं पर शांति हो। गोवा के मुरगांव बंदरगाह में 3 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र, 2 हार्बर मोबाइल क्रेन और कोयला हैंडलिंग के लिए कवर डोम के वाणिज्यिक परिचालन का उद्घाटन करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार एक विशेषता है कि वो समर्पण करते हैं, मतलब काम को तेजी से पूरा करते हैं। प्रधानमंत्री का जुनून विकास के लिए है, विकास उनका मिशन है। वो तेज और बड़े पैमाने पर निष्पादन में विश्वास करते हैं। आज जिन परियोजनाओं को समर्पित किया गया है वो भारत की बदलती छवि को परिभाषित करती हैं। Ladies and gentlemen, I have been an MLA myself, and MLAs are very important. We are fortunate to have 2 members of the Assembly today, Daji Sarkar and Sankalp Amonkar. मैं वहाँ बैठे-बैठे आपसे आँख मिला रहा था और मुझे मेरा समय याद आ रहा था जब 93 से 98 तक मैं विधायक था। Members of Coast Guard, senior district officials and distinguished audience. It was a delightful occasion for me when 3 projects with financial outlay of about 300 crores came to be dedicated today. One facet of Narendra Modi government is they dedicate, which means they complete fast. The Prime Minister has passion for development. Development is his mission, and he believes in fast execution and execution of a scale. Ladies and gentlemen, these 3 projects dedicated today are defining the changing profile of Bharat. उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि आर्थिक विकास युद्ध जैसे हालातों में नहीं हो सकता। विकास और प्रगति के लिए शांति अनिवार्य है।
उपराष्ट्रपति ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए कहा कि जब 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी दुस्साहस किया गया तब भारत ने बेहद प्रभावी तरीके से उसका जवाब दिया। Friends, Indian Coast Guard has critical role in the evolution of our blue economy. Blue economy has huge potential. It will contribute in times to come massively for our economy. It awaits tapping and exploitation. You are the guardians of it. A proud, grateful nation stands with you. And imagine when India responded remarkably, effectively to Pakistan's terrorist misadventure at Pahalgam on April 22. You were on high alert alongside our Navy and your brethren in uniform in other services. What a precise targeting of Jaish-e-Mohammed and Lashkar-e-Taiba bases in Muridke and Bahawalpur sent a global message, a message that Prime Minister Narendra Modi gave to the entire world from the heartland of Bihar. Message: terrorism will no longer go unpunished. The punishment was exemplary. The strike was deep in the territory, beyond international border, keeping in mind our ethos to target only terrorists. What a satisfaction for everyone. High achievement of Sindoor operation. No one is asking for proof because the terrorists targeted revealed the proof to the entire global fraternity because coffins were escorted by military force of that country, by political force of that country, and by terrorists. A great achievement, perhaps unrivaled in the annals of democratic functioning. विकास और प्रगति के लिए शांति को अनिवार्य शर्त बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि आर्थिक विकास युद्ध जैसे हालातों में नहीं हो सकता। And therefore our aim is to be a Viksit nation, Viksit Bharat 2047. This requires 8-fold increase in per capita income. This calls for peace on our frontiers. Economic development cannot take place if we have warlike situations. Peace is fundamental to growth and development. Peace comes from strength in security, strength in economy, strength in development, and deep commitment, unflinching commitment, unqualified commitment to nationalism. I have reiterated on a number of occasions, I reiterate here. National security demands unshakable, unflinching commitment to nationalism and relentless preparedness. भारतीय तटरक्षक बल की सेवा और समर्पण की प्रशंसा करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि मैंने तटरक्षक बल की निष्ठा, प्रदर्शन और समर्पण को करीब से देखा है। The Indian Coast Guard is both a force of steel and strategy and also conscience. Our oceans are lungs of Mother Earth, Dharti Maa, regulating climate, supporting housing, life, and supporting biodiversity. When I look at your role, I am absolutely in the mode to admire you as much as I can. You silently watch over Lakshadweep's coral reefs. You watch them. Sundarban's mangroves. Olive ridley turtles, their site where they nestle. And more important also, marine mammal migration paths. You balance Bharat's marine ecology by enforcing laws against illegal fishing, curbing pollution, and keeping away maritime degradation by patrolling against oil spills and toxic discharges. भारत के बढ़ते वैश्विक आर्थिक प्रभाव का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारे समुद्र आज हमारे लिए पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं।
In rapidly shifting geopolitical realities, where global trade, strategic choke points, cyber threats, and transnational crimes intersect, enforcing rules-based order at sea is increasingly challenging. It is becoming very important that rules-based order on sea prevails, but securing it is no less a challenge. India's maritime security must be resilient, proactive, and future-ready. You are already on that path. Your growing capacities, capabilities, modernization in surveillance systems, enhanced air-sea coordination, and interoperability are commendable steps forward. भारतीय तटरक्षक बल की प्रशंसा करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि कठिन परिस्थितियों में आपको कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जोखिम बहुत है, लेकिन कर्तव्य के प्रति आपकी प्रतिबद्धता और समर्पण ने समुद्र तटों के किनारे रहने वाले लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। Dear Coast Guards, I know your life is not easy. You face daunting challenges in difficult situations. The risks are many, but your commitment and dedication to duty ensures in times of crisis there is no mortality on high seas. In West Bengal we had 0 mortality on high seas, and cyclones were very severe thanks to your tribe, your uniform. And then recognition sometimes comes late, sometimes it doesn't come. But the love the communities have along the seashore for you is remarkable. I have seen myself. You have made a big difference in the lives of people who live alongside our seashores. The nation salutes you. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल गोवा के मुरगांव बंदरगाह पर भारतीय तटरक्षक बल के कर्मियों के साथ बातचीत भी की। गोवा विधानसभा के अध्यक्ष रमेश तावड़कर ने कल गोवा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गोवा के अपने 3 दिवसीय दौरे के तहत आज राजभवन जाएंगे और CCARI का दौरा करेंगे। हम आपको बता दें कि आज सुबह 9:30 बजे उपराष्ट्रपति गोवा के राजभवन परिसर में चरक और सुश्रुत की मूर्तियों का लोकार्पण करेंगे, जो क्रमशः आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा में उनके विशिष्ट योगदान की याद दिलाएंगी। उसके बाद उपराष्ट्रपति सुबह करीब 10:30 बजे ICAR केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान का दौरा करेंगे। इस दौरान वो संकाय सदस्य और वैज्ञानिकों के साथ बातचीत करेंगे और उनका मार्गदर्शन करेंगे। इन सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख पाएंगे। आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत से जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय झा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय डेलीगेशन जापान पहुंच गया है। वहीं शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में एक अन्य डेलीगेशन यूएई के अबू धाबी पहुंचा। ये डेलीगेशन दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर समेत भारत के अलग अलग राज्यों में अपने यहां ट्रेनिंग पाए आतंकवादियों को भेजकर आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया है। उसकी विस्तृत जानकारी और जांच रिपोर्ट भी दिखाई जाएगी, जिसमें इन आतंकी घटनाओं में पाकिस्तान का हाथ साबित हुआ है। जनता दल यूनाइटेड सांसद के नेतृत्व वाले प्रतिनिधि मंडल में बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी, बृजलाल प्रधान बरुआ और हेमांग जोशी, कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा के जॉन ब्रिटास और पूर्व राजदूत मोहन कुमार शामिल है। जापान के बाद ये प्रतिनिधि मंडल दक्षिण कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर का दौरा भी करेगा। वहीं शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में एक अन्य प्रतिनिधि मंडल भी संयुक्त
अरब अमीरात के बाद लाइबेरिया, कांगो और सिएरा लियोन जाएगा। देश में नक्सलवाद का सफाया करने के लिए सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों ने 27 माओवादियों को मार गिराया है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 27 माओवादियों को मार गिराया है, जिनमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली नेता नंबाला केशवराव उर्फ बसवराजू भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा बलों की बहादुरी पर गर्व जताया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने इसे नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हमारी सेनाओं की इस शानदार सफलता पर गर्व है। हमारी सरकार माओवाद के खतरे को खत्म करने और अपने लोगों के लिए शांति और प्रगतिपूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्री अमित शाह ने रक्षा बलों और एजेंसियों की सराहना करते हुए इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नक्सलवाद को खत्म करने की लड़ाई में एक ऐतिहासिक उपलब्धि। आज छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एक ऑपरेशन में हमारे सुरक्षा बलों ने 27 खूंखार नक्सलवादियों को ढेर कर दिया है, जिनमें सीपीआई माओवादी का महासचिव और शीर्ष नेता और नक्सलवाद आंदोलन की रीढ़ नंबाला केशवराव उर्फ बसवराजू शामिल है। नक्सलवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के 3 दशकों में ये पहली बार है कि किसी महासचिव स्तर के नेता को हमारी सेना ने मार गिराया है। मैं इस बड़ी सफलता के लिए हमारे बहादुर सुरक्षा बलों और एजेंसियों की सराहना करता हूं। गृहमंत्री ने आगे लिखा, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को पूरा होने के बाद छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र में 54 नक्सलवादियों को गिरफ्तार भी किया गया है और 84 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। मोदी सरकार 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने के लिए संकल्पबद्ध है। भारतीय लेखिका, वकील और एक्टिविस्ट बानू मुश्ताक ने अपनी किताब हार्ट लैम्प के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीतकर इतिहास रच दिया है। हार्ट लैम्प कन्नड़ भाषा में लिखी पहली किताब है जिसे बुकर प्राइज मिला है। दीपा भट्टी ने इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है। बुकर प्राइज के लिए हार्ट लैम्प को दुनिया भर की 6 किताबों में से चुना गया है। यह अवार्ड पाने वाला पहला लघु कथा संग्रह बताया जाता है। दीपा भट्टी इस किताब के लिए अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय ट्रांसलेटर बन गई हैं। बानू मुश्ताक और दीपा भट्टी ने मंगलवार को लंदन के टेट मॉडर्न में हुए कार्यक्रम में अवार्ड रिसीव किया। दोनों को 50,000 पाउंड, तकरीबन 52.95 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी मिली है, जो लेखक और ट्रांसलेटर के बीच बराबर बराबर बांटी जाएगी। If I may borrow a phrase from my own culture, this moment feels like 1,000 fireflies lighting up a single sky, brief, brilliant, and utterly collective. To even stand among these extraordinary finalists is an honor to me. I will never forget, and I accept this great honor not as an individual, but as a voice raised in chorus with so many others. I am happy for the entire world, which is full of diversity and inclusiveness. I am happy for myself and my translator, Deepa Bhasti. This is more than a personal achievement. It is an affirmation that we as individuals and as a global community can thrive when we embrace diversity, celebrate our differences, and uplift one another. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के अनुरूप गुजरात में एशियाई शेरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बुधवार को शेरों की गिनती के बाद आंकड़े जारी किए। गुजरात में अब शेरों की संख्या बढ़कर 891 हो गई है।
शेरों की ये गणना राज्य के 11 जिलों के 35,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में की गई। इस कार्य में वन विभाग के कर्मचारियों, स्थानीय लोगों और स्वयं सेवकों सहित 3,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। गुजरात में शेरों की संख्या बढ़ने पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने खुशी व्यक्त की। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात को गर्व कराने वाली इस उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों को दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के ट्वीट को रीपोस्ट करते हुए खुशी जाहिर की है। उन्होंने एक्स पर लिखा, बहुत उत्साहित करने वाली जानकारी। ये देखकर बेहद खुशी हो रही है कि प्रोजेक्ट लॉयन के तहत किए जा रहे प्रयासों से गुजरात में शेरों को अनुकूल माहौल मिलने के साथ ही उनका संरक्षण भी सुनिश्चित हो रहा है। જેની રજવાડી હસ્તી છે, અલગારી મસ્તી છે, દુહા છંદોમાં પ્રશસ્તિ છે, એ તો આપણા ગુજરાતની શાન સમા સાવજની વસ્તી છે। એશિયાઈ સિંહોનું ઘર એટલે ગુજરાતનું ગીર, જે ડાલા મથ્થાની ડણકથી સદાય ગૂંજતું રહે છે। ગુજરાતના રાજકીય મુગટની યશકલગી સમાન શોભતા એશિયાઈ સિંહોના સંરક્ષણ અને સંવર્ધન માટે ગુજરાતના તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી અને વર્તમાન વડાપ્રધાન માનનીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ઝુંબેશ આદરી અને આજે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ ગુજરાતનો વન વિભાગ સિંહોને અનુકૂળ વસવાટ પૂરો પાડવા માટે અથાગ પ્રયત્નો કરી રહ્યો છે। આવો જ એક પ્રયાસ એટલે રાજ્યમાં તાજેતરમાં જ યોજાયેલ 16મો સિંહ વસ્તી અંદાજ। આ વસ્તી ગણતરીનો મુખ્ય ઉદ્દેશ સિંહોની આબાદીનો ચોક્કસ આંક મેળવી તેના સંરક્ષણ અને સંવર્ધન થકી પર્યાવરણની ઇકોલોજીનો ઊંડો તાગ મેળવવાનો છે। એટલે જ ગુજરાતના વનમંત્રી શ્રી મુળુભાઈ બેરાના માર્ગદર્શન હેઠળ વન વિભાગના 8 રિજનમાં 735 સ્વયંસેવકો સાથે કુલ 3,254 લોકોનું માનવબળ ખડે પગે તૈયાર થઈ ગયું। એક સિંહને પોતાના રજિસ્ટરમાં પોંખવા માટે એટલું જ નહીં, ઇતિહાસમાં સૌ પ્રથમ વખત 600થી વધુ સ્થાનિક ગામના સરપંચો અને આગેવાનો પણ આ મહાકાર્યમાં હોંશે હોંશે જોડાયા। વળી વિવિધ ક્ષેત્રોના નિષ્ણાતો અને સિંહ વ્યવસ્થાપન અને તેના વર્તનના અનુભવી વ્યક્તિઓ, નિરીક્ષકો, ઓબ્ઝર્વર તરીકે માનનીય સંસદ સભ્યશ્રીઓ, વાઇલ્ડ લાઇફ એક્સપર્ટ, નિવૃત્ત અધિકારીશ્રીઓ, નેશનલ અને સ્ટેટ વાઇલ્ડ લાઇફ બોર્ડના સભ્યો પણ આ ભગીરથ કાર્ય માટે પોતાની માનદ સેવાઓ આપવા ઉત્સાહભેર જોડાયા। અને કેમ ન જોડાય, કારણ કે આ તમામ લોકો માટે તો સિંહો જાણે એમના પરિવારના જ સભ્યો છે। અને આમ સૌરાષ્ટ્રના 11 જિલ્લાના 58 તાલુકાના 8 રિજન, 32 ઝોન અને 112 સબ ઝોનમાં 35,000 ચોરસ કિલોમીટર વિસ્તારમાં સિંહોની વસ્તી ગણતરીનો અંદાજ આરંભ કરવામાં આવ્યો। તારીખ 10મી મે બપોરે 2 વાગ્યાથી 13મી મે 2 વાગ્યા સુધી 24 કલાકના 2 તબક્કામાં સિંહનું સતત નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું। ગુજરાત સરકારના વન વિભાગ દ્વારા દર 5 વર્ષે યોજાતી સિંહોના આ વસ્તી ગણતરી અંદાજ માટે મોડર્ન ટેકનોલોજીનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં ડિજિટલ કેમેરા ટ્રેપ, જીપીએસ, રેડિયો કોલરિંગ, એઆઈ આધારિત સોફ્ટવેર, જીઆઈએસ નકશા અને સ્ટેટિસ્ટિકલ સોફ્ટવેર શામેલ છે। ડાયરેક્ટ બીટ વેરિફિકેશન પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને અસરકારક અને અનુકૂળ રીતે સિંહ ગણતરી કરવામાં આવી। ચોકસાઈલક્ષી પરિણામ માટે 3 કંટ્રોલ રૂમ ઊભા કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં કંટ્રોલ રૂમ 1 હેલ્પ અને સપોર્ટ માટે, કંટ્રોલ રૂમ 2 ડેટા એકત્રીકરણ માટે અને કંટ્રોલ રૂમ 3 ડેટા એનાલિસિસ માટે ગીર હાઈટેક મોનિટરિંગ સેન્ટર ખાતે કાર્યરત કરવામાં આવેલો। ડેટા રેકોર્ડિંગ માટે સમય, જીપીએસ લોકેશન, ચિહ્નો, ફોટા, મૂવમેન્ટની દિશા સહિતનું નિરીક્ષણ હાથ ધરવામાં આવ્યું અને જરૂરી વિગતો નોંધવામાં આવી। આ તમામ પ્રક્રિયા બાદ વિસ્તારવાર નર, માદા, પાછડા, બચ્ચાનો ડેટા તૈયાર કરવામાં આવ્યો। 1995થી લઈને 2020 સુધી ગીરમાં સિંહ ગર્જના વિસ્તરતી ગઈ। ગુજરાતનો વન વિભાગ અને વિભાગના દરેક કર્મચારીઓ ગુજરાતની આન બાન અને શાન એવા એશિયાઈ સિંહના સંરક્ષણ અને સંવર્ધન માટે કટિબદ્ધ છે। એટલે જ સિંહોની સંખ્યા ઉત્તરોત્તર વધતી જઈ રહી છે। પશુ, પંખી અને માનવના સહઅસ્તિત્વથી જ પર્યાવરણનું સંતુલન જાળવવા માટે ગુજરાતનો વન વિભાગ સદૈવ તત્પર છે।
मोजाम्बिक में एक विनाशकारी चक्रवात आया जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए और इंडिया यूएन फंड की सहायता से मुकोमिया हेल्थ सेंटर जैसे प्रमुख बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण में किस तरीके से मदद मिली। आइए चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इस अभियान से जुड़े एक खास फीचर के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए सनसद टीवी के साथ। नमस्कार। South-South cooperation is a key focus of India's foreign policy, creating partnerships that drive growth and sustainable development across the global South. By sharing knowledge, technology, and infrastructure, India is helping build a brighter future for all. In 2019, cyclones Idai and Kenneth destroyed homes, displaced communities, and damaged key infrastructure in Mozambique. In response, UNDP and the government of Mozambique launched the Mozambique Recovery Facility, a 5-year program for early recovery with resilience building. The India UN Fund's contribution focused on rebuilding and rehabilitating the Mekomia District Health Center, which included a maternity ward, staff housing, a laboratory and ophthalmology ward, solar-powered water systems, and medical equipment. In the past, our work was very difficult to help the visiting mothers, particularly during the rain or at night. Now, our team and patients are happy and satisfied using the rehabilitated building. The rehabilitated maternity building has all the required facilities. The new maternity and childcare building is changing our life. It was not easy for us to be treated in the open or under the shade of tree. We were not interested to visit due to the lack of facility. Now we have dignity and access to better facility. Many women from my community also started visiting the hospital regularly. Since 2019, the Mozambique Recovery Facility has helped 250,000 plus people with plans to assist 12,500 more. Through South-South cooperation, India's support to Mozambique with UNDP and other partners highlights the strength of global partnerships. South-South cooperation, advancing global partnerships for sustainable development.